Hello, namaskar to everyone. This is Dharmendra Naruka, and you are watching a very important session. So all my dear students, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष जुड़ चुका हूं एक और वीडियो लेकर, जहां हम इंग्लिश लिटरेचर में इंडियन राइटर्स की चर्चा कर रहे थे। इससे पहले मैं 4 राइटर्स आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और आज के सेशन में हम कुछ एक और नए राइटर्स पर जिक्र जो है वो करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी सरोजनी नायडू। यू नो वेरी वेल कि सरोजनी नायडू कौन है। आज उनसे जुड़ी तमाम जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आपके डिजाइन होते हैं, सभी बातों को देखेंगे। तो ये चलो, तो सरोजनी नायडू को लेकर हम लोग बातें कर रहे हैं। He was born in 1879 और she was died in 1949। तो she was born in 1879 और 1949 में इनकी डेथ हो जाती है। चलो अब हम एक एक चीज को देखते चलते हैं, जिससे कि आप लोगों को भी चीजें साथ साथ क्लियर होती जो हैं चलेंगी। देखो जरा, सरोजनी नायडू born as सरोजनी चट्टोपाध्याय, ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो एक तो क्वेश्चन यही बनता है कि हु इज कंसिडर्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सो द आंसर इज सरोजनी नायडू। पूरा नाम है सरोजनी चट्टोपाध्याय। राइटिंग की शुरुआत हो जाती है एट द एज ऑफ 12। सी ऑल्सो सर्व्ड एज द फर्स्ट गवर्नर of United Provinces of Agra and Awadh from 1947 to 1949। तो ये पहली कौन रही? गवर्नर रही, है ना। आगरा और अवध जब दोनों मतलब कॉम्बाइन थे उस समय, यूनाइटेड। सी बिकम द फर्स्ट वुमन टू बी ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट ऑफ इंडिया। तो वो पहली गवर्नर हैं, पहली राज्यपाल हैं वो। कौन? सरोजनी नायडू। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। वैसे लिटरेचर के भी आप पे तो कोई क्वेश्चन डिजाइन यहां से होता नहीं, ये हो सकता है। लेकिन हाँ, ये एक हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव है, एक फैक्चुअल प्रोस्पेक्टिव है कि हाँ, यहां से क्वेश्चन जो है आप लोगों का बन सकता है कि सरोजनी नायडू को लेकर सी वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया। सी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925। और 1925 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमन प्रेसिडेंट बनी और पहली वो गवर्नर भी रही। तो दोनों पॉइंट जो हैं वो आपको याद करने हैं। लिटरेचर के बिहाफ पे तो इसका कोई लेना देना है नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। हर पर्सियन प्ले मेहर मुनीर, ये हैदराबाद के नवाब को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था इस वर्क ने। 1905 her first collection of poems named the golden threshold। so the question might design from here, उनके फर्स्ट पोएम कलेक्शंस का नेम क्या था, पोएम कलेक्शन का नेम क्या था? तो दैट वाज द गोल्डन थ्रेशोल्ड, was published in London and was admired by many politicians। so it was published in 1905 और इसको मतलब बहुत ज़्यादा रेप्यूटेशन इस वर्क को मिली। फॉरेन कंट्रीज में भी खूब मिली, इंडिया के अंदर भी इसको खूब सारी जो फेम है वो प्राप्त हुई। सो क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है वो किसका वर्क है या किसका कलेक्शन है। तो ये आपको ध्यान रखना। द इंट्रोडक्शन ऑफ द गोल्डन थ्रेशोल्ड इज गिवन बाय आर्थर सीमंस, है ना। और आर्थर सीमंस ने गोल्डन थ्रेशोल्ड का क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बोले तो एक तरीके से क्या हो गया? प्रीफेस हो गया भाई। क्या हो गया? प्रीफेस हो गया। तो इसका प्रीफेस किसने लिखा है? आर्थर सिमंस ने। 1905 में जो पब्लिश हुआ वर्क, उसका जो इंट्रोडक्शन है, उसका जो प्रीफेस है, दैट वाज रिटन बाय आर्थर सिमंस। हर सेकंड एंड मोस्ट स्ट्रांगली नेशनलिस्ट बुक ऑफ पोएम्स, जिसका नाम है द बर्ड ऑफ टाइम, वाज पब्लिश्ड इन 1912। ठीक है, सेकंड और मोस्ट स्ट्रांगली नेशनलिस्ट बुक जो कंट्री को लेकर थी। द लास्ट बुक ऑफ न्यू पोएम्स पब्लिश्ड इन हर लाइफ टाइम
और जिसका नाम है द ब्रोकन विंग्स। ये कब होती है? 1917 में। सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट 3 इंपॉर्टेंट वर्क्स। पहला तो गोल्डन थ्रेशोल्ड हो गया, सेकंड द बर्ड ऑफ टाइम हो गया, एंड थर्ड वन इज द ब्रोकन विंग, है ना, 1917 में। लास्ट बुक ऑफ न्यू पोएम्स जो पब्लिश इन हर लाइफ टाइम, 1917। Her collection of the poem entitled The Father of the Don was edited and published posthumously by her daughter पद्मजा। तो और इनके पोएम्स के कलेक्शन को एक जगह कलेक्ट करके उनको फादर ऑफ द डॉन के नाम से पब्लिश किया गया, और इसका काम किया इनकी डॉटर पद्मजा ने। She was well regarded as a poet, considered the Indian Yeats. So this line, है ना, you must underline it because, है ना, the question might be designed, must be designed कि who is considered Indian Yeats? The answer will be सरोजनी नायडू, है ना। तो इसको आप एक बार अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि who is considered Indian Yeats। तो आपको ध्यान रखना है कौन है, सरोजनी नायडू। हर फादर अघोर नाथ चट्टोपाध्याय इज नोन एज वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। इनके फादर को इस टाइटल से जाना जाता था, उन्हें क्या कहा जाता था? वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। आफ्टर हर डेथ नायडूज कंप्लीट पोएम्स इंक्लूडिंग अनपब्लिश्ड वर्क्स वर कलेक्टेड इन द फादर ऑफ द डॉन। ये तो अभी मैंने आपको बता दिया कि 1961 में, ये डेट वहां पे नहीं थी तो ये डेट जरूर देख लेना, फादर ऑफ द डॉन। मैं वहां भी डेट लिख देता हूं इसकी, है ना। फादर ऑफ डॉन कब आया है? 1961 में। तो ये जो कलेक्शन था ना, ये इनकी डॉटर के द्वारा पब्लिश किया गया, और इसमें इनके पब्लिश्ड, है ना, अनपब्लिश्ड, कंप्लीट, इनकम्प्लीटेड वर्क, जितने भी वर्क्स थे वो सारे इसके अंदर इंक्लूड कर दिए गए। और 1961 में आफ्टर हर डेथ इनकी डॉटर पद्मजा नायडू ने पब्लिश किए। अब देखो इनके मेजर वर्क्स के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिससे क्या है कि बहुत सारी बातें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो जरा। तो सबसे पहला वर्क जो है वो है द लेडी ऑफ द लेक। इट वॉज रिटन व्हेन शी वॉज एट द एज ऑफ 13 और दिस पोएम कंटेन्स 1300 लाइन्स। तो अर्लियर वर्क है, जब वो सिर्फ कितने साल की थी? 13 साल की थी उस समय लिखा था। इसके बाद आता है गोल्डन थ्रेशोल्ड, और ये कब लिखा गया है? 1905 में लिखा गया है, यूके में पब्लिश्ड होता है। इसके अंदर टोटल कितनी पोएम्स थी? 40 पोएम्स थी, और ये किसको डेडिकेटेड है? एडमंड गूस को डेडिकेटेड है। लास्ट में बताऊंगा किन किन व्यक्तियों से इन्फ्लुएंस थी। तो ये जो वर्क है ना, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, इसका जरूर ध्यान रखना। एक तो इसमें पोएम का जरूर ध्यान रखना कि टोटल पोएम्स कितनी हैं, तो इसमें 40 हैं, और ये किसको डेडिकेटेड है? तो एडमंड गूस को ये क्या है? डेडिकेटेड है। द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, ये आया है 1912 में। इसमें टोटल कितनी पोएम्स थी? 46 पोएम थी। इट्स टाइटल इज टेकन फ्रॉम ओमर खयाम। ओमर खयाम के वक्त से इसका टाइटल लिया गया है। तो ये जो है ये भी एक कलेक्शन ऑफ वर्क है। इसके बाद द ब्रोकन विंग्स, सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड स्प्रिंग, इंक्लूडिंग द गिफ्ट ऑफ इंडिया, है ना, 1917। इसमें ये वर्क जो है ना, गिफ्ट ऑफ इंडिया, ये भी इंक्लूड था। ये कब आया है? 1917 में। और उसके बाद एक वर्क और है मोहम्मद जिना एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी। ये कब लिखा इन्होंने? 1916 में। तो जितने भी वर्क मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे वर्क इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो फादर ऑफ द डॉन, ये इनकी डॉटर पद्मजा ने, इनके सारे वर्क्स इसमें इंक्लूड हो गए। इसमें टोटल कितनी पोएम्स थी? 37 पोएम्स थी। इसके अलावा एक वर्क आया जर्नी एज अ फ्रीडम फाइटर। अब देखो मेजर जो क्वेश्चन बनेंगे ना, तो एक तो गोल्डन थ्रेशोल्ड से, है ना, इसमें 40 पोएम्स है, एडमंड गूस को डेडिकेटेड है, 1905 में आया। बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड स्प्रिंग, इसमें 46 पोएम है, ओमर खयाम से इसका टाइटल लिया गया। ब्रोकन विंग्स, ये इसके अंदर गिफ्ट ऑफ द इंडिया 1917 में आया, और मोहम्मद जिना के ऊपर भी 1916 में इन्होंने एक वर्क लिखा। तो ओवरऑल ये सारे ही वर्क इंपॉर्टेंट है। ये तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पोस्ट्यूमसली पब्लिश हुआ है। इनकी डॉटर पद्मजा जो है वो इनके कंप्लीटेड, इनकम्प्लीटेड, पब्लिश्ड,
अनपब्लिश्ड जितने भी वर्क थे उन सबको इन्होंने एक जगह असेंबल करके और फिर पब्लिश करवाया 1961 में। जर्नी एज अ फ्रीडम फाइटर एक वर्क ये भी है इनका। इसके अलावा इनकी पॉइम्स की अगर हम बात करें तो देखो वेंडरिंग सिंगर्स, इंडियन वीवर्स, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। टू बुद्धा सीटेड ऑन अ लोटस, पेलनग्विन बियरर्स, विलेज सॉन्ग और द टेम्पल, ये सारी जो पॉइम्स है ना ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान रख सकते हो, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके आरपीएससी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके नेट सेट के अंदर रेफरेंस दे दे वो कुछ भी पूछ सकता है, देखो पूछने का कुछ भी नहीं है। लेकिन मेजर वर्क्स मैंने आपको ऊपर बता दिए थे, ये इनकी मेजर पॉइंट्स है। अब ये अपने जीवन में 3 व्यक्तियों से बड़ी प्रभावित रही, एक तो राइमर्स क्लब और एक आर्थर सीमंस, जिसने इनके एक वर्क का क्या लिखा है, प्रीफेस लिखा है। एडमंड गूस को इनका जो गोल्डन थ्रेशोल्ड है ना वो क्या है, डेडिकेटेड है। और एडमंड गूस ने इनका लिखा है गोल्डन थ्रेशोल्ड का इंट्रोडक्शन लिखा है ना। इंट्रोडक्शन जो है ना इस वर्क का, इंट्रोडक्शन किसने लिखा है, आर्थर सीमंस ने। आर्थर सीमंस ने इस वर्क का क्या लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा है, यानी कि एक तरीके से प्रीफेस जो है वो इसका किसके द्वारा लिखा गया है, आर्थर सीमंस के द्वारा। तो ओवरऑल आपके ये मेजर वर्क, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम 1912, और इसमें 40 पोइम थी, इसमें 46 पोइम है। और द ब्रोकन विंग्स ये 1917 का है। इसके अलावा द फादर ऑफ द डान इसमें 37 पोइम्स थी। जर्नी एज अ फ्रीडम फाइटर और ये कुछ एक इनकी पॉइंट्स और इन 3 व्यक्तियों से ये प्रभावित। तो मेजर सारी बातें इसमें इंक्लूड हो गई हैं। ठीक है भाई, तो ये तो था सरोजनी नायडू के बारे में। सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड वॉज बॉर्न इन 1934, है ना। ही इज स्टिल अलाइव, ही इज लिविंग हिज डेज वेरी हैप्पीली। मसूरी साइड के हैं ये, मसूरी में रहते हैं अभी फिलहाल ये। देखो जरा रस्किन बॉन्ड की बात करते हैं। रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश टेस्केंट, है ना। ही लिव्स विद हिज एडॉप्टेड फैमिली इन लैंडोर, मसूरी। द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड एजुकेशन हैज recognized his role in the growth of children's literature in India. तो चाइल्ड एजुकेशन इंडियन काउंसिल जो है उन्होंने इनके लिटरेचर को काफ़ी सराहा है। चिल्ड्रंस लिटरेचर मतलब को ग्रोथ किया है इन्होंने, उसको डेवलप किया है। हाँ, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला है, तो ये मिला है 1992 में, और ये मिला है आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन डेहरा, इस वर्क के लिए मिला है इनको ना। इज पब्लिश्ड वर्क इन इंग्लिश। इसके अंदर टोटल कितनी स्टोरीज हैं, 14 स्टोरीज हैं। इसके अलावा इनको पद्म श्री अवार्ड 1919 में मिला और पद्म भूषण 2014 में इनको दिया गया। और आपके जो क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा कि ये साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है हमारे यहाँ का एक एमिनेंट अवार्ड है, बीइंग अ लिटरेचर मतलब राइटर ऑफ लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर, साहित्य अकेडमी अवार्ड सबको मिलता है, ये आपको ध्यान रखना। Ruskin Bond said, "The past is always with us because it feeds the present." ये कहते हैं कि पास्ट जो है ना वो हमें हमारे साथ हमेशा रहता है, प्रेजेंट जो है ना वो पास्ट पर ही पलता है। Bond has authored more than 500 short stories, essays and novels, including 64 books of children. इनका फर्स्ट नोवेल है द रूम ऑफ द रूफ, काफ़ी पॉपुलर है, was published in 1956 and it received the John Llewellyn Rhys Prize in 1957. He had written Vagrants in the Valley 1956 as a sequel to the Room on the Roof. So the question might be designed कि इसका सीक्वल क्या है, तो ये ध्यान रखना है, Vagrants in the Valley in 1956. These 2 novels were published in 1 volume by Penguin India 1993 में
पेंगुइन इंडिया जो पब्लिकेशन है, उन्होंने इसको एक जगह करके पब्लिश कर दिया है। बॉन्ड्स अ फ्लाइट ऑफ पीजन्स, ये नोवेल 1857 का है, जिसके ऊपर मूवी बनाई गई कौन सी, जुनून, है ना, अबाउट रथ लेबाडूर एंड हर फैमिली ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स इज एडेप्टेड इनटू फिल्म जुनून। द क्वेश्चन माइट बी डिजाइन कि फ्लाइट ऑफ पीजन्स पे कौन सी फिल्म बनी है। तो इस फिल्म का नाम है जुनून। क्या नाम है? जुनून मूवी है। इसका भी ध्यान रखना है कि कौन सी मूवी इस पर बनी हुई है। तो जुनून मूवी बनी हुई है इसके ऊपर। इसके वर्क्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला वर्क आता है द रूम ऑफ द रूफ। कब आया? 1956 के अंदर आया। द ब्लू अम्ब्रेला 1974 में है। द नाइट ट्रेन एट देओली एंड अदर स्टोरीज 1988 में है। द बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड 2000 में आया। अ फ्लाइट ऑफ पीजन्स 2003 में, जिसपे जुनून मूवी जो बनी हुई है। और इसका मैं अभी सीक्वल मैंने पहले बता दिया है, वैसे मैं वापस बता दूंगा आपको। आउट ट्रीज स्टिल ग्रो इन डेरा, इसी के लिए क्या मिला है इनको? साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है इसके लिए मिला है इनको, ना 1992 में मिला है इस वर्क के लिए। आउट ऑफ डार्कनेस एक लिरिकल पोइम है। और द लैम्प इज लिट, ये क्या है? कलेक्शन ऑफ ऐसे एंड एपिसोड फ्रॉम हिज जर्नल। दिल्ली इज नॉट फार, रस्टी द बॉय फ्रॉम हिल्स, टाइम स्टॉप्स एट शामली एंड अदर स्टोरीज और रोड्स टू मसूरी। ये सारे जो वर्क हैं ये इनके काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं। इसके बाद रूम ऑफ द रूफ की चर्चा हम लोग अब करेंगे डिटेल में, है ना। देखो जरा, द रूम ऑफ द रूफ 1956 में आया। और इसका सीक्वल जो है ना, सीक्वल का नाम मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, वेगरेंट्स इन द वैली। इसके सीक्वल का नाम क्या है? है ना, वेगरेंट्स इन द वैली, ये भी 1956 में आया है। ये इसका सीक्वल है। तो क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो पता होना ही चाहिए भाई आपको। इट वॉज बॉन्ड्स फर्स्ट लिटरेरी वेंचर। ही वन द जॉन लेविलिन राइज प्राइज फॉर इट इन 1957। अब देखो कहानी कहां से चलती है, मेजर कैरेक्टर्स कौन से, तमाम चीजें आपके सामने। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ ऑर्फन्ड बॉय, जिसका नाम क्या है? रस्टी है ना। तो प्रोटागोनिस्ट कौन हुआ इसका? रस्टी हुआ। तो ही इज द प्रोटागोनिस्ट। कौन है ये? प्रोटागोनिस्ट है इसका। ऑफ एंग्लो इंडियन डेस्केंट लिविंग इन अ यूरोपियन कॉलोनी इन डेरा विद हिज गार्डियन मिस्टर हैरिसन, है ना, एंड द मिशनरी वाइफ हु वांट्स हिम टू स्टे अवे फ्रॉम इंडियंस एंड ग्रूम हिम एज अ प्योर इंग्लिशमैन। तो ये क्या है? ऑर्फन है। तो ये अपने अंकल जो है ना उनके यहाँ रहता है, जिसका नाम है क्या है? हैरिसन, है ना। उनका बिहेवियर थोड़ा सा क्या है? सख्त टाइप का बिहेवियर है। वो चाहते हैं कि ये किसी भी प्रकार के दूसरी चीजों को फॉलो ना करे, है ना। स्टे अवे फ्रॉम इंडियंस, इसको प्योर इंग्लिशमैन बनाना चाहते हैं, इंडियंस के जैसा इसको नहीं बनाना चाहते। However, in this process, Harrison's stringent behavior perturbs Rusty's flourishing teenage years. While walking home in the rain, he was offered help by Somi and Ranbir, who go on to become his friends. अब क्या होता है कि एक दिन घर आ रहे थे बारिश में, तो ये दोस्त बन जाते हैं। रस्टी जो है वो अपनी इस तरीके की जो बाउंडेड लाइफ थी ना उससे बहुत ज़्यादा दुखी था। एट इज गार्डियंस हाउस एंड लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, और उसको चाहिए थी कि मुझे थोड़ा सा फ्रीडम मिले, मुझे थोड़ा सा ये कुछ ऐसा लिबर्टी दें कि मैं भी मेरा जीवन जी सकूं। ही रन्स अवे फ्रॉम हिज होम एंड लिव्स विद हिज फ्रेंड सोमी, हु गेट्स हिम अ जॉब एज अ इंग्लिश टीचर फॉर किशन।
मिस्टर कपूर सन। अब क्या होता है, स्वामी के साथ जाके रहने लगता है, वो इसे एक टीचर की जॉब दिलवा देता है किशन को पढ़ाने के लिए। किशन किसका बेटा है? मिस्टर कपूर का बेटा है। एट मिस्टर कपूर हाउस ही इज गिवन अ रूम ऑन द रूफ, और वहां इसको एक रूम दे दिया जाता है, कहाँ? छत के ऊपर। मिस्टर कपूर इज ए ड्रंकर्ड हु हैज अ ब्यूटीफुल वाइफ, जिसका नाम है मीना कपूर। और मिस्टर कपूर जो है वो शराबी है, इसकी वाइफ है, बहुत सुंदर सी वाइफ है जिसका नाम है मीना कपूर। रस्टी एंड मीना फॉल इन लव विद ईच अदर। अब रस्टी को मीना से हो जाता है प्यार। दे स्टार्टेड लविंग ईच अदर। ऑन द वे टू दिल्ली मीना डाइज इन अ कार क्रैश, और दिल्ली जा रही थी मीना, उसकी कार क्रैश में डेथ हो जाती है। किशन इज सेंट टू स्टे विद हिज आंट एंड मिस्टर कपूर रीमैरिज। किशन जो है उसको उसकी आंट के पास भेज दिया जाता है, और मिस्टर कपूर जो है दोबारा शादी कर लेता है। रस्टी डिसाइड्स टू लीव इंडिया एंड गो टू इंग्लैंड एज नन ऑफ हिज फ्रेंड्स रिमेन इन डेहरा। अब रस्टी ने ये डिसाइड किया कि मैं अब इंडिया में नहीं रहूंगा, मैं अब इंग्लैंड जाके रहूंगा, कि बिकॉज देयर इज नो वन हु इज माई फ्रेंड, ऑल माई फ्रेंड्स वेंट अवे टू अनदर प्लेसेस। He decides to visit किशन बिफोर लिविंग फॉर इंग्लैंड, और इंग्लैंड जाने से पहले वो एक बार किशन से मिलने गया। इन हरिद्वार ही लर्न्स दैट किशन हैज रन अवे फ्रॉम होम एंड बिकम्स अ थीव, कि किशन जो है ना घर से भाग गया है और क्या बन गया है? चोर बन गया है। He meets किशन एंड दे बोथ लीव फॉर डेरा वेयर किशन प्लान्स एंड ओपनिंग अ चाट शॉप एंड मेकिंग रस्टी एन इंग्लिश प्रोफेसर। और एक चार्ट शॉप चलाता है जिसको चलाकर वो इसको क्या बनाता है? इंग्लिश प्रोफेसर बनाएगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। अब इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो प्रोटोगोनिस्ट एक तो इसका कौन है? रस्टी है। रस्टी किशन के साथ बाद में मिलता है। मिस्टर कपूर है, उसकी वाइफ है मीना कपूर। तो अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है? इसके अंकल का नाम हैरिसन है, खुद का नाम रस्टी है, इसके दोस्त हैं स्वामी और रणबीर। स्वामी के साथ रहता है, फिर किशन को पढ़ाने लग जाता है। किशन मिस्टर कपूर का बेटा है। कपूर की वाइफ मीना कपूर है, जिसको प्यार हो जाता है, वो कार एक्सीडेंट में मर जाती है। फिर ये वापस जाना चाहता है इंग्लैंड, लेकिन जब आता है कि वो थीप बन गया तो उसको लेके आता है। वो एक चाट की शॉप खोलता है। फिर वो जो है किशन वो मेहनत करता है ताकि ये जो है एक प्रोफेसर बन जाए। तो ये ओवरऑल जो है ये कहानी है इस वर्क की, द रूम है ना, ऑन द रूफ है ना, द रूम ऑफ द रूफ। तो ये आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो हमने 2 राइटर और कंप्लीट कर लिए हैं, एक तो सरोजनी नायडू और सेकंड जो हमने किए हैं दैट इज रस्किन बॉन्ड। ओके, ऐसे ही हम धीरे धीरे करके बहुत सारे इंडियन राइटर्स को पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो यहाँ तक आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। थैंक यू।